नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दमदार में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा के सभापति पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में है विपक्ष। अगले सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। खड़गे सभी दलों के नेताओं से बात करेंगे, यह जिम्मेदारी खड़गे को दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर 49 सदस्यों ने दस्तखत कर दिया है। प्रस्ताव के लिए कम से कम 50 सदस्यों के दस्तखत की जरूरत है। 49 ने दस्तखत कर दिया है, यानी कि एक और सिग्नेचर के साथ ही यह प्रस्ताव लाया जा सकेगा। कम से कम 50 सदस्यों के सिग्नेचर की आवश्यकता होती है अगर सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो, और 49 सदस्यों ने दस्तखत कर दिए हैं। 50 की जरूरत है, यानी कि एक और की जरूरत है। बताया यह जा रहा है कि जगदीप धनखड़ के टोन को लेकर बवाल हो गया, उनके बोलने के अंदाज को लेकर बवाल हुआ है। जया बच्चन ने उनके बोलने के अंदाज पर विरोध दर्ज कराया और अब अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं मनीष सिसोदिया। करीब 17 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहाई हुई है और इस वक्त माइक पर मनीष सिसोदिया वहां मौजूद पत्रकारों को संबोधित करते हुए, लोगों को संबोधित करते हुए, कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, आज और संविधान का रही आज उस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देना नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल जी चले, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक बच्चे के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। और बाकी बात में हम बात नहीं करेंगे। बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए, अरविंद जी तक भी पहुंचे और तानाशाह तक भी पहुंचे कि कह के जेल में भले डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व शिक्षा मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया बीते 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। आबकारी घोटाला मामले में ये जेल में बंद थे। इससे पहले भी कई बार जमानत की कोशिश हुई, लेकिन हर बार अर्जी खारिज होती रही। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, जिसके बाद 17 महीने बाद ये जेल से बाहर निकले हैं। तो फिलहाल जमानत को अपनी जीत की तरह दिखा रहे हैं और मौजूदा सरकार को तानाशाह बता रहे हैं, संविधान की दुहाई दे रहे हैं।
संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के ऑफिस में आज सभी राजनीतिक दलों के नेता मिले। पीएम मोदी और राहुल गांधी की मुलाकात भी लोकसभा स्पीकर के कमरे में हुई। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, मानसून सत्र खत्म होने के बाद यह बैठक हुई थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा स्पीकर के बगल में बैठे हुए हैं, एक ही सोफे पे। दूसरी तरफ आप देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मौजूद हैं, किरेन रिजिजू मौजूद हैं। अलग अलग दलों के सांसद भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। बांग्लादेश के मुद्दे पर विश्व हिंदू परिषद के डेलीगेशन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बारे में चिंता जाहिर की। अमित शाह ने आश्वासन दिया कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। मंत्री जी ने हमारी चिंताओं को साझा किया और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रारंभ से ही इस विषय में बहुत सतर्क है और जितना अंतर्राष्ट्रीय नियमों की मर्यादा में रहकर संभव है वो सब संभव कदम उन्होंने उठाए हैं। और बांग्लादेश के मुद्दे पर अखिल भारतीय संत समिति और विश्व हिंदू परिषद ने बैठक की, जिसमें अखिल भारतीय संत समिति ने राष्ट्रीय महामंत्री ने सलमान खुर्शीद को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में बांग्लादेश जैसा हश्र होने की धमकी देने वाले नेताओं को जमीन में गाड़ देना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की। हश्र होने की धमकी देने वाले नेताओं को एक ही चेतावनी है कि हिंदू समाज हाथ में चूड़ियां पहन के नहीं बैठा है। हर गोधरा का हश्र गुजरात होगा, ये ध्यान रखो। हर मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद तुम पनाह मांगते, सेना मांगते पाए जाओगे। इसलिए ये धमकी नहीं है सलमान खुर्शीद को। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय एकता और अखंडता से अगर खेलने की कोशिश हुई, देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने की कोशिश की गई, तो इन नेताओं को खोद के जमीन में गाड़ दिया जाएगा। हम राष्ट्र के एकता। इधर वक्फ संशोधन बिल को लेकर सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा है। मुसलमान के हित में सरकार बिल लेकर आई है, विपक्ष समझने को तैयार नहीं है। सत्ता के बिना पूरा विपक्ष तड़प रहा है। इस तरह से मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रहे हैं और मुसलमान के हित में ही ये बिल लेकर के आए हैं, पर विपक्ष है समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो विपक्ष में बैठा हुआ है। राजनीति के अभाव में, सत्ता के अभाव में ऐसे जैसे बिना पानी के मछली तड़फती है, वैसे सत्ता के बिना पूरा विपक्ष तड़फ रहा। इधर वक्फ संशोधन बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि वक्फ पूरी तरह से धार्मिक मसला है। वक्फ संपत्तियों को लेकर कुछ बेवजह की बातें फैलाई जा रही हैं। ये समझते हैं कि किसी किस्म के अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है और जो ये एक परसेप्शन पैदा किया जा रहा है कि जैसे पहले कोई अच्छा मैकेनिज़्म बोर्ड को मैनेज करने के लिए नहीं था और उसका हुकूमत का उस पर कोई जोर नहीं था, ये परसेप्शन भी बाज़ मीडिया में गलत तरीके से पैदा किया गया है। जबकि इस वक्त भी जो भी वक्फ बोर्ड हैं वो एज पर वक्फ एक्ट ही काम कर रहे हैं। गोरखपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में पहुंचे सीएम योगी ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि खेल से जहां शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं खेल कोटे से सरकार खिलाड़ियों को नौकरी भी दे रही है। सीएम योगी ने कहा कि ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, नेशनल गेम्स जैसे खेलों में मेडल जीतने वाले 500 खिलाड़ियों को अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी दी गई है। इस दौरान उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में पदक लाने वाले खिलाड़ियों का भी जिक्र किया। खेल अब व्यक्ति के भविष्य को बनाने के साथ साथ, व्यक्ति को स्वस्थ रखने के साथ साथ उसके भविष्य को बनाने का एक माध्यम बन चुका है। और हम लोगों ने स्वयं 500 ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड, स्टेट गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स में जिन्होंने मेडल जीते हैं, उन खिलाड़ियों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ विभिन्न विभागों में शासकीय नौकरियां प्रदान की हैं।
और अगली खबर प्रयागराज से, जहां काकोरी कांड के शताब्दी वर्ष के मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने बांग्लादेश में हो रहे हिंसा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को टारगेट किए जाने के मामले में भारत सरकार अपने स्तर पर जो भी संभव है वो कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। गंभीर चिंता का विषय है। भारत सरकार उसमें बहुत अपने स्तर से जो करना है वो कर रही है, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, मजबूत भारत और मजबूत भाजपा, मजबूत भाजपा तो मजबूत भारत। आज की परिस्थिति में यही है और मैं यह मानता हूं कि भारत जिस मजबूती से आगे बढ़ रहा है उसी मजबूती से आगे बढ़ेगा और विश्व में भारत महाशक्ति के रूप में उभरेगा। जिन लोगों को आत्मनिर्भर भारत होना पसंद नहीं आ रहा है, पच नहीं रहा है, वह अनेक प्रकार की अड़चनें, जब भी कोई अच्छा काम कोई करने के लिए आगे बढ़ता है तो बाधाएं आती हैं, लेकिन बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, रुकने वाले नहीं। गाजियाबाद नगर निगम में इन दिनों एक विवाद की खूब चर्चा हो रही है। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक के बीच इन दिनों तल्खी बढ़ गई है। विवाद के पीछे जो वजह सामने आ रही है वो ये कि मेयर सुनीता दयाल के पति शासकीय कामों में दखल दे रहे हैं। नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने पत्र लिखकर आदेश दिया है कि किसी भी निर्वाचित मेयर और पार्षद के सगे संबंधियों को फाइल और फाइल की फोटोकॉपी न दी जाए। अगर स्टाफ इस तरह का काम करते हैं और पकड़े जाते हैं तो एक्शन लिया जाएगा। इस पत्र के बाद अब मेयर और निर्वाचित पार्षदों के सगे संबंधी नगर निगम के स्टाफ से किसी भी प्रकरण से जुड़ी फाइल की फोटोकॉपी हासिल नहीं कर पाएंगे। ग्रेटर नोएडा में अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर अथॉरिटी बड़ी कार्रवाई कर रही है। किया जा रहा है। अवैध प्लॉटिंग को अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया। प्रशासन ने 7,500 स्क्वायर मीटर जमीन भू माफियाओं के कब्जे से छुड़ाया है, जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। झाझर गांव में यमुना अथॉरिटी में बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। अयोध्या के भदरसा में गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की संपत्ति पर चले बुलडोजर का असर पूरे इलाके में दिखने लगा है। प्रशासन ने सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए। नगर पंचायत ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अगर लोगों ने सरकारी जमीन खाली नहीं की तो जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत सीमा अंतर्गत आप द्वारा जो भी गया है तत्काल हटा ले, नहीं तो प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। अतिक्रमण और अगली खबर वाराणसी से, जहां एक नया सिग्नेचर ब्रिज बनेगा जिसका डीपीआर तैयार हो चुका है। पटना के बाद वाराणसी में बनने वाला सिग्नेचर ब्रिज में 6 लेन की सड़क होगी और ट्रेनों के लिए नीचे 4 रेल ट्रैक भी बिछाए जाएंगे, जो उत्तर भारत को नॉर्थ ईस्ट तक जोड़ेगा। गंगा नदी पर 100 करोड़ रुपए की लागत से सिग्नेचर ब्रिज बनाया जाएगा। नए पुल की 6 लेन सड़क वाराणसी से चंदौली, बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल तक की राह आसान करने वाली है। सिग्नेचर ब्रिज जिस काशी स्टेशन से जुड़ेगा उसके पुनर्विकास के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। ये मॉडल अभी कहाँ से, क्योंकि अभी तो देखिए डिज़ाइन होगा और उसकी तैयारी होगी, डिज़ाइंस अप्रूव होंगे, तो अभी ऐसा नहीं है। बट जो भी है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी उसी का उपयोग किया जाएगा और अलाइनमेंट भी चेक की जाएगी कि गंगा किस तरीके से बह रही है, कहाँ पे उसके पिलर आने चाहिए, वो प्रॉपर अंडर वाटर टेस्टिंग भी होगी। हर चीज़ वो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में टनलिंग के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, वैसे ही ये ब्रिज बनाने के लिए होगा। अभी इसका डिज़ाइन फाइनल नहीं है। इधर आगरा में साइबर क्राइम पुलिस ने मुंबई में शातिर ठग को गिरफ्तार किया। ठग ने कारोबारी के खाते से साइबर फ्रॉड कर 77 लाख रुपए निकाले थे और रुपयों से मुंबई में गहने खरीदे थे। अब पुलिस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। देखिए, ये अलग अलग माध्यमों से जानकारी इकट्ठा करते हैं कि बैंक अकाउंट से कौन सा नंबर लिंक है, फिर उस नंबर को बंद कराकर एक नया सिम एक्टिवेट कराते हैं, वीपीएन के थ्रू एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और अमाउंट म्यूल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं
और जनरली इस पैसे का इस्तेमाल ज्वेलर से ज्वेलरी खरीदने में होता है। इनसे पूछताछ में संज्ञान में है कि ऐसे ही पैसे की निकासी इन्होंने पटना से की है, मुंबई से की है। एक दूसरा प्रकरण है जिसमें सिलीगुड़ी से भी इस तरह के पैसे की निकासी करने का मामला संज्ञान में है। इधर इटावा पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। इतना ही नहीं, बदमाशों के पास से 2 मोबाइल फोन, एक कार भी बरामद की गई। बदमाश ओडिशा से गांजा खरीद कर लाते थे, नोएडा में सप्लाई किया करते थे। अभी पता किया जा रहा है, इसमें गाड़ी जो है किसी और व्यक्ति के नाम पर है, इनके नाम पे नहीं है। वो भी इसके लिंकेजेस हो सकते हैं, हो सकता है इस व्यक्ति से वो भी जुड़ा हुआ हो, और कहीं न कहीं से इसमें जहां पर नोएडा में बेचते होंगे, यह भी एक अन्वेषण का और विवेचना का विषय है। इसमें निश्चित तौर से गंभीरतापूर्वक और भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसकी जो अनुमानित कीमत है वो अभी 75,000 के आसपास बताई गई है, और बाकी इसमें और भी हम इसका जो मूल्य होगा दिल्ली में क्या है और क्या और जगह पर है, इसे पता करके तो आपको बता दिया। इधर मऊ में फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ियों में झगड़ा हो गया। बीच बचाव करने गए एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी इन लोगों ने। मामला कोपागंज इलाके का है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति जिनका नाम जियाउद्दीन सन ऑफ साहबुद्दीन, निवासी वाजिदपुरा, कोपागंज, उम्र लगभग 40 वर्ष, कुछ लड़कों द्वारा चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल को इलाज जिला अस्पताल मऊ भेजा गया, तो जहां उनकी मृत्यु हुई। इस घटना के संबंध में जानकारी से कुछ तथ्य सामने आए हैं। आज से लगभग 15 दिन पूर्व मृतक जियाउद्दीन के लड़के अमीर आजम के साथ फुटबॉल मैच के दौरान कुछ लड़कों का झगड़ा हुआ था, जिसमें मृतक द्वारा बीच बचाव किया गया था। लखनऊ से आरटीओ संजय तिवारी सीतापुर पहुंचे। संजय तिवारी ने एआरटीओ ऑफिस का निरीक्षण किया। निरीक्षण में फिटनेस की कमी उन्हें देखने को मिली। आरटीओ ने लाइसेंस कक्ष का भी निरीक्षण किया और सुधार के निर्देश दिए। रिकॉर्ड रूम में फाइलों को व्यवस्थित करने को कहा। वहीं हाल ही में बिस्वा में अवैध वसूली को लेकर हुई शिकायत पर जांच के आदेश दिए। अपने सभी मंडल के जनपदों में जा रहा हूं, वहां पे निरीक्षण कर रहा हूं। वहाँ के कार्यशैली, आम जनता की जो भी कार्य हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राजस्व संबंधी कार्यों में हमारे अधिकारी कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, यही सब हमारे निरीक्षण के पॉइंट है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इधर आगरा में भ्रूण लिंग टेस्ट करवाने वाले गैंग का खुलासा हुआ। सिकंदरा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना पर छापेमारी की। किराए के एक मकान में पोर्टेबल मशीन के जरिए यहां पर लिंग टेस्ट हुआ करता था। पुलिस ने मौके पर मौजूद 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 महिलाएं शामिल हैं। सभी आरोपी 10वीं और 12वीं पास हैं। मौके से अल्ट्रासाउंड मशीन समेत कई सामान बरामद किए गए। निशानदेही पे आज सवेरे स्वास्थ्य टीम और पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से इसमें आज छापा मारा गया है, जिसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन जो कल शाम को लाई गई थी, उसमें लोग 3 महिलाओं के साथ 5 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक का भ्रूण लिंग परीक्षण हो रहा था। और इस तरह की सूचनाओं पे लगातार विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है और साथ में पुलिस इसमें तहकीकात भी कर रही है और मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत इनके विरुद्ध गंभीर कार्रवाई की। और अगली खबर प्रतापगढ़ से। हरियाणा पुलिस कस्टडी में आरोपी ने सुसाइड की कोशिश की है। आरोपी कुएं में कूद गया। पुलिस वालों ने गांव वालों की मदद से उसे बाहर निकाला और मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। आरोपी का इलाज चल रहा है। हरियाणा पुलिस आरोपी को लेकर गबन का लाखों रुपए बरामद करने के लिए उसके गांव पहुंची थी। अभियुक्त के घर मधुपुर कंधई लेकर आई थी। दौरान कार्यवाही अभियुक्त हरियाणा पुलिस की अभिरक्षा से छूटकर कुएं में कूद गया, जिसे पुलिस फोर्स व जन सहयोग से सकुशल बाहर निकाला गया और चिकित्सकीय उपचार के लिए भेजा गया है। उपरोक्त अभियुक्त के द्वारा इस गैर कानूनी कृत्य के करने पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए।
और अगली खबर आगरा से। फर्जी दस्तावेज पेश करने वाली फर्म के खिलाफ नगर आयुक्त ने कार्रवाई की। मैनपुरी के रविंद्र गुप्ता ने अपनी फर्म बाके बिहारी ट्रेडर्स के लिए फर्जी कागजात बनवाए थे। डीएम फिरोजाबाद के नाम से 2 करोड़ का पंजीकरण दिखाकर निगम का ठेकेदार बना था। नगर आयुक्त ने फर्जी फर्म का टेंडर निरस्त कर फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया और संचालक रविंद्र गुप्ता पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। देखिए, एक मामला संज्ञान में आया था जिसमें फर्जी हैसियत प्रमाण पत्र मतलब अपनी हैसियत से ज़्यादा का प्रमाण पत्र फर्जी लगा करके निविदा में अप्लाई किया गया था और उसके माध्यम से निगम में पंजीकरण कराया गया था। मामला संज्ञान आने पे जांच कराई गई। जांच में आरोप सही पाए गए तो इसको तुरंत फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और एफआईआर कराने के निर्देश दे दिए गए। इसके साथ साथ और भी ऐसी फर्में अगर इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं तो उसके लिए एक विस्तृत जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी इसमें बना दी गई है। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में महिला और 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद बस बाइक सवार को घसीटते हुए आगे तक ले गई। घटना डुमरियागंज के खीरा मंडी के पास की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और अगली खबर बरेली से, जहां एक पिता ने अपनी बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद थाने जाकर सरेंडर किया। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरअसल युवती लव मैरिज करना चाहती थी। सीबीगंज थाना क्षेत्र का मामला है। इसका विवाह भमौरा थाने के अंतर्गत अभी करीब 4 से 6 महीने पहले इनके पिता के द्वारा तय किया गया था। उस विवाह से मृतका संतुष्ट नहीं थी। वो अपने जो अभियुक्त बुरा है उसके साथ विवाह करने को तैयार थी, जबकि पिता इस रिश्ते से इनकार करते थे। इसी बात को लेकर दोनों में आपस में वैचारिक मतभेद लगातार बने हुए थे। और अगली खबर बिजनौर से, जहां लोन की फाइल पास करने के बदले 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई और इसी मामले में बैंक प्रबंधक को और चपरासी को सीबीआई ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कोट कादर स्थित प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक प्रियांशु त्यागी को अरेस्ट किया गया है। पीड़ित का आरोप है कि आटा चक्की लगाने के लिए उसे खादी ग्रामोद्योग से 6 लाख रुपए का कर्ज स्वीकृत हुआ था। इसके बाद फाइल बैंक भेजी गई। पीड़ित के मुताबिक बैंक प्रबंधक ने 10% के हिसाब से 60,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद उसने सीबीआई गाजियाबाद से संपर्क किया। चित्रकूट में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद बरदहा नदी उफान पर है। बाढ़ की वजह से आधा दर्जन गांवों का आवागमन ठप हो चुका है। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोग जगह जगह फंस गए हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। मैडम है, बीमार है, इनको हॉस्पिटल ले जाना है। ना उधर पन्ना साइड से जो है उतारे नदी, ना इधर से उतारे। अब बताइए ले जाए तो ले जाए, कहाँ ले जाए। बड़ी आफत में पड़ा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। बड़ी मुसीबत हूँ, क्या बताऊँ। अब वहाँ पहुँच नहीं पा रहे। नदी बाड़ी है, स्कूल तो यहाँ है नहीं। वो पढ़ रहे हैं मानिकपुर में, वहाँ रह रहे हैं। तबीयत खराब होने के बाद कहाँ जाते हैं आप लोग? अब कहाँ जाएंगे यहाँ से? अब जब कोई जाए वो है ही नहीं है। जाएंगे तो डिभौरा जाएंगे, डिभौरा जाओ, कोई काम है नहीं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों का पानी अब रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी ने संगम के आसपास के कई मठ मंदिरों और आश्रमों को अपनी आगोश में ले लिया है। प्रयागराज में ड्रोन कैमरे से ले गई ये तस्वीरें देखिए, जो बेहद डरावनी है। इनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि संगम किनारे स्थित लेटे हनुमान जी के मंदिर के पूरे परिसर में बाढ़ का पानी दाखिल हो चुका है। जिस सड़क पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां कई फीट तक पानी जमा है। कैब चालक से लूटपाट के मामले में एक्शन हुआ। सिपाही अमित मलिक सस्पेंड कर दिया गया है। पहले दारोगा पर कार्रवाई हुई थी। जांच में दोषी पाए जाने पर यह एक्शन लिया गया है। तो एक कैब चालक से
लूट हुई थी, उसके साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में कई एक्शन अब तक लिए गए हैं। सिपाही अमित मलिक को अब सस्पेंड किया गया है। इससे पहले दारोगा पर कार्रवाई की गई थी। जांच में ये सभी पुलिसकर्मी दोषी पाए गए। रतेहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली के सीमापुरी थाना इलाके में एक पार्टी में पिस्टल लहराने को लेकर जेलर दीपक शर्मा पर यह कार्रवाई की गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आमिर खान प्रोडक्शन और किरण राव के निर्देशन में बनी मूवी लापता लेडीज की आज सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले आमिर खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां सीजेआई चंद्रचूड़ ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें, लापता लेडीज के जरिए महिलाओं की आत्मनिर्भरता, शिक्षा, उनकी पहचान और जैविक खेती जैसे मुद्दों को उठाया गया। लापता लेडीज इसी साल 1 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दिल्ली की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में लापता लेडीज मूवी की स्क्रीनिंग की गई। इस मूवी को बनाने वाले आमिर खान हैं और उनकी पत्नी, जिन्होंने इस मूवी का निर्देशन किया है, किरण राव। ये पहुंचे आज सुप्रीम कोर्ट, जहां पर स्क्रीनिंग हुई, स्पेशल स्क्रीनिंग। सभी जजों और वकीलों ने मूवी को देखी है। इस फिल्म के जरिए सोशल इश्यूज को उठाया गया था। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।